हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरीके से डाइजेशन हमारे स्टोमक में होता है, कितनी सारी एंजाइम्स हैं, कौन कौन सी एंजाइम कौन कौन सा कंपोनेंट जो फूड का होता है उसे किस तरीके से डाइजेस्ट करती है, किन किन पार्ट्स में ब्रेक करती हैं, और जो फाइनल जो कंपाउंड हमें मिलता है हमारे फूड से, हमारे फूड कंपोनेंट से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें मिला था ग्लूकोज जो कि फाइनल कंपाउंड था, और प्रोटीन से हमें मिली थी अमीनो एसिड्स, एंड फैट से हमें मिला था फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो डाइजेस्ट हुए थे विद सर्टेन एंजाइम्स। तो स्टोमक में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि स्टोमक में किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, किस तरीके से जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक करती हैं पेप्टोन्स में, एंड देयर आर सर्टेन माइन्यूट अमाउंट और ट्रेस अमाउंट ऑफ लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता था? लाइपेज करता क्या है कि वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे लिपिड्स, स्टोमक में लिपिड्स कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होती हैं। उसके साथ साथ फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था स्टोमक से एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है वो शुरू होता है सबसे पहले पार्ट में, दैट इज़ ड्यूओडेनम। अब ड्यूओडेनम में डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स होती हैं वो आती हैं पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियास सेक्रेट करता है, एंड बाइल जूस जो लिवर सेक्रेट करता है। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस किस तरीके से दोनों कॉमन डक्ट के थ्रू ड्यूओडेनम में एंटर करती हैं, और वहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में ही जो सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होती हैं, सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स होती हैं जैसे कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो जो भी बचा कुचा स्टार्च होता है उसे डाइजेस्ट करता है डाइसैकेराइड्स में, फिर डाइसैकेराइड्स से डाइजेशन होता है मोनोसैकेराइड्स में, एंड जो भी उसके साथ साथ पेनक्रियाटिक अमाइलेज के साथ साथ एक एंजाइम होती है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो पेप्सिन जो भी पेप्सिन हमें मिला था प्रोटीन से, जो भी पेप्टोन्स हमें मिला था वो सब डाइजेस्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन्स डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन्स, लिपिड एंड साथ के साथ बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस जो है वो एमल्सिफाई करता है फैट को। एमल्सिफिकेशन का फंक्शन भी हमने पढ़ा था कि एमल्सिफिकेशन होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स स्मॉल लिप मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं ताकि लाइपेज एंजाइम उन्हें इजीली डाइजेस्ट कर पाए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम में किस तरीके से जो सकस एंटेरिकस है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, वो पूरे सेमी डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट कर देती है, जैसे कि इलियम में पूरा जो भी डाइजेशन प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फिर आज हम पढ़ने वाले हैं अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन की, जो कि थर्ड स्टेप है डाइजेशन में। ओके, नाउ अब्जॉर्प्शन होता क्या है? बेसिकली अब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट जो भी यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हुआ है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिला था, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स मिला था, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला था। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिल तो चुके हैं, लेकिन इनको टारगेट सेल तक पहुँचाना भी होता है, तो पहुँचाने के लिए उनको ऑब्जर्व भी करना होता है। तो अब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। द डाइजेस्टेड food is absorbed or transported to cells through blood. ओके, सो अब्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पे ब्लड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगा और उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट। अब ये मेन प्रोसेस अब्जॉर्प्शन का होता कहाँ पे है,
ये होता है इंटेस्टाइन में, जिसमें मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, maximum absorption in small intestine और minimum absorption in large intestine. ओके, सो अब बात करते हैं सबसे पहले अब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता कैसे है? इंटेस्टाइन में हमें पता है इंटेस्टाइन की वॉल्स पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई। इन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई, राइट। अब ये विलाई का फंक्शन क्या होता है? ये विलाई अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। मैंने आपको एक बार सबसे पहले जब मैं मेंशन कर रही थी एलिमेंट्री कैनल के बारे में, तब भी मैंने बताया था कि किस तरीके से जो विलाई है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। तो कभी भी मान लो, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर हम कभी भी कहीं जाते हैं, अगर हम उसके लिए सीधा रास्ता यूज़ करते हैं, स्ट्रेट वे यूज़ करते हैं, तो उसमें टाइम कम लगता है और एरिया भी कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी जगह पे वहीं से घूम फिर के जाएंगे तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एरिया भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसी तरीके से इंटेस्टाइन की वॉल्स पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई। और यहाँ तक ही नहीं, ये विलाई के ऊपर भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। विलाई के ऊपर भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो 5 to 6 टाइम्स इसके अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें हम विलाई कहते हैं। और विलाई की वॉल पे भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। तो इस तरीके से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जब इंटेस्टाइन में यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होके न्यूट्रिएंट्स सेक्रीट करता है, जब हमें न्यूट्रिएंट्स यहाँ मिलते हैं तो ये अब्जॉर्ब कैसे होते हैं? तो विलाई में कुछ वेन्यूल्स होते हैं, कुछ कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेजल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेजल्स, ब्लड वेन्स, आर्टरीज एंड उसके साथ साथ हर एक विलाई में आर्टेरियोल होता है, वेन्यूल होता है, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ वेजल्स होता है। लिम्फ वेजल्स को हम क्या कहते हैं? लैक्टील। अब आप सोच रहे होंगे कि लिम्फ क्या होता है? ब्लड तो हमें समझ में आता है, ब्लड वेजल्स वो वेजल्स होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, लेकिन ये लिम्फ वेजल्स क्या है? सो लिम्फ वेजल्स की अगर हम बात करें तो लिम्फ जो है एक ब्लड का ही पार्ट है, लेकिन उसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती हैं और वो एक तरीके से मिडिल मैन का काम करता है जो कि ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को उठाता है और सेल में डालता है। और ये सेल से सेल से किसी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सब्सटेंस होता है जिसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वहाँ उस पर्टिकुलर मटेरियल को सेल से उठाता है और ब्लड में डालता है। इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। तो जो वो कलरलेस फ्लूइड जिस वेजल्स में फ्लो करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिम्फ वेजल्स। और लिम्फ वेजल्स को हम क्या कहते हैं? लैक्टील। तो अगर हम बात करें विलाई में क्या क्या होते हैं? वेन्यूल्स, आर्टेरियोल्स, लिम्फ वेजल्स और लैक्टील एंड लिम्फ कैपिलरीज। ये क्या करते हैं? जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो विलाई में एंटर करते हैं थ्रू डिफ्यूजन
और जब विलाई में एंटर करते हैं तो यहाँ पे लिम्फ वेजल्स होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेजल्स, वेन्यूल्स, आर्टरीज होते हैं। तो ये वो सारे न्यूट्रिएंट्स को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑब्जर्व कर लेते हैं। और जब न्यूट्रिएंट से ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेजल्स में ऑब्जर्व हो जाता है तो ब्लड इसे ट्रांसपोर्ट करता है अपने टारगेट सेल तक, जहाँ भी उस पर्टिकुलर ग्लूकोज को कहाँ जाना होता है, अमीनो एसिड्स को कहाँ पहुँचाना होता है, तो उन सबको पहुँचाने का काम, उन सब के ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है यहाँ पे? ब्लड। तो कहीं ना कहीं विलाई के बाद, अब्जॉर्प्शन के बाद ये ब्लड उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को, उस अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को, मटेरियल्स को टारगेट सेल तक पहुंचाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स टू टारगेट सेल। ठीक है, ये तो हो गया अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मेन अब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है एक तो वाटर का एंड सॉल्ट्स का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डायग्राम भी देखा था लार्ज इंटेस्टाइन का। ओके, सो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हो चुका है, राइट। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए भी वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वाटर हमारी बॉडी में एक तो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाटर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और फिर हमारी बॉडी में वाटर की कमी आ जाएगी। तो ये अब्जॉर्प्शन होता कैसे? तो न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो उस फूड से, उस डाइल्यूट यू कैन से लिक्विड फूड से, जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड लिक्विड फॉर्म में होता है, उससे वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी वॉल्स जो हैं वो वाटर और सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर वही वाटर हमारी बॉडी के ब्लड में मिक्स हो जाता है ताकि वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में बस थोड़ा सा ही कुछ ही अमाउंट में एक तरीके से वाटर और सॉल्ट्स का अब्जॉर्प्शन होता है। अब बात करते हैं असिमिलेशन की। What is assimilation? Assimilation is nothing but when cells takes up the nutrients, the digested, the absorbed nutrients, that is known as assimilation. Assimilation जो है, fourth step is assimilation. ओके, सो असिमिलेशन में क्या होता है? जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको कौन टेकअप करता है? सेल्स। द अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द सेल्स and utilize it. तो अब्जॉर्प्शन में होता क्या है? सेल्स उस अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और लेने के बाद उसे यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, मटेरियल्स के लिए। ठीक है,
अब ये अब्जॉर्प्शन जो ये लेते कैसे हैं, ये लेते हैं ब्लड से। जब ब्लड न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जिस सेल को, वो न्यूट्रिएंट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर आ जाता है और वही क्या होता है, असिमिलेशन। अब असिमिलेशन में होता क्या है, ये टेकन अप कैसे करते हैं, जो भी हमने लिए न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें किस काम के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, ज़रूरत क्या होती है इन सब चीज़ों की। सो हम बात करते हैं फेट ऑफ अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स। नाउ फेट ऑफ ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से ऑब्जर्व हुए थे। सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की हम बात करते हैं, ग्लूकोज यहाँ पे चाहिए क्यों। ग्लूकोज एक्चुअली रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है, और जब ये ग्लूकोज आता है हमारी बॉडी में तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है to provide energy, राइट। तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स जो हैं ये हमारी बॉडी में जब भी कोई सेल्स या टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, राइट, जब सेल्स हमारे या फिर कोई नया सेल हमारी बॉडी में बनता है तो हर सेल के बनने के लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत चाहिए। जैसे भी हम कभी भी मान लो घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें मटेरियल्स की ज़रूरत चाहिए। तो उसी तरीके से अगर हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में नए सेल्स भी ग्रो करते हैं, नए सेल्स भी बनते रहते हैं, और हर एक सेल के लिए मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो उन मटेरियल्स को बनाने का काम कौन करता है, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को बनाती है और हमें प्रोवाइड करती है। So it provide the materials for cells and tissues। कभी भी हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि हमारे कभी कट लग जाता है तो हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी जो रिपेयरिंग में जब वो रिपेयर होते हैं तो रिपेयरिंग के टाइम पे जो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ैट की। तो फैट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, और फैट का स्टोर होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड उसके साथ साथ एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट हीट लॉस। ओके, सो ये तीनों फेट हैं, तीनों न्यूट्रिएंट्स के। ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है, वेरएज अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जो मटेरियल्स नए सेल्स, नए टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए काम आते हैं। फैट हमारी बॉडी में ये भी एक स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। तो जितने भी हमारे लेयर्स हैं, जितने भी हमारे सेल्स हैं, आउटर कवरिंग है, एग्जांपल हमारी स्किन के नीचे एक फैट लेयर डिपॉजिट होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, राइट। तो ये तो हो गया असिमिलेशन। अब हम बात करते हैं एजेशन की। जो कि लास्ट स्टेप है डाइजेशन में। डाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस वेयर
undigested food is thrown out of the body. अब ये होता कैसे, जब यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है, ये बेसिकली डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में होता है। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो उस टाइम पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स उसमें वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो सेमी सॉलिड बन जाता है। और जब वो सेमी सॉलिड फूड या फिर सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, रेक्टम में, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन रेक्टम। स्टोर्ड इन रेक्टम। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में स्टोर होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, उसे हम फीसिस कहते हैं, राइट। और ये फीसिस जब बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन और डेफिकेशन। इजेशन और डेफिकेशन, ओके। सो इजेशन प्रोसेस में होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है और वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर ऑब्जॉर्व हो जाता है तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में बन जाता है और वो जाके रेक्टम में स्टोर हो जाता है। तो जो सेमी सॉलिड फूड अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में स्टोर रहता है उसे हम फीसिस कहते हैं। और जब वो फीसिस बॉडी से बाहर हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है, निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन और डेफिकेशन। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है डाइजेशन का, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी इंजेशन की, फिर डाइजेशन की, फिर आज हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन होता है, असिमिलेशन के बाद इजेशन होता है। तो ओवरऑल एक बार और देख लेते हैं पूरा प्रोसेस। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो विलाई के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाते हैं। हर एक विलाई में वेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, आर्टेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, लेक्टिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरीके से ब्लड को उनमें ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को लेता है और लेने के बाद फिर उनको सेल्स तक पहुंचा देता है। अब असिमिलेशन में क्या होता है, जो भी अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें सेल्स ले लेते हैं और उन्हें यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यूटिलाइजेशन में ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आता है, अमीनो एसिड्स जो हैं वो मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं सेल्स और टिश्यूज़ के लिए, फैट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। फिर बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट जो हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड उसके बाद जब वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में स्टोर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीसस। और फीसस फिर बाद में बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन एंड डाइजेशन। अब एक एक्टिविटी है, एक एक्सपेरिमेंट है जो परफॉर्म किया गया था ये चेक करने के लिए कि जो हमारा सलाइवा है वो किस तरीके से स्टार्च को ब्रेक कर देता है। Okay, so there was a activity to show how saliva digest starch. अब
इस एक्टिविटी में किया गया था, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, दोनों टेस्ट ट्यूब को मार्क कर दिया, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। अब टेस्ट ट्यूब ए में जो बॉइल्ड राइस थे उन्हें डाला, टेस्ट ट्यूब ए में कुछ बॉइल्ड 1 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस के डाले थे, और टेस्ट ट्यूब बी में कुछ राइस जो हैं वो च्यू करके डाले थे, चबाने के बाद उन्हें डाला था। तो इसमें था बॉइल्ड राइस टेस्ट ट्यूब ए में एंड टेस्ट ट्यूब बी में च्यूड राइस, राइट। नाउ अब एक सोल्यूशन है, एक सब्सटेंस है जिसे हम यूज़ करते हैं स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, एंड दैट सोल्यूशन इज आयोडीन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो टेस्ट ट्यूब ए था जिसमें बॉइल्ड राइस था उसमें कुछ ड्रॉप्स आयोडीन के डाले, और टेस्ट ट्यूब बी जिसमें च्यूड राइस थे उसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो आयोडीन के डाले। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो वाइट कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में, ब्लूइश ब्लैक। और जब टेस्ट ट्यूब बी में डाला, जब टेस्ट ट्यूब बी में जब आयोडीन डाला तो वो कलरलेस रहा। तो यहाँ पे क्या शो करता है, ब्लूइश ब्लैक, मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, इन्हें च्यू नहीं किया, इन्हें सलाइवा से मिक्स नहीं किया, तो सलाइवा में जो एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज, उसने स्टार्च को डाइजेस्ट भी नहीं किया, तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट था, इसलिए कलर क्या हो गया, ब्लूइश ब्लैक कलर। लेकिन यहाँ पे जब आयोडीन डाला टेस्ट ट्यूब बी में तो यहाँ पे ऑलरेडी सलाइवा प्रेजेंट था, ऑलरेडी सलाइवा ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया था, उसकी वजह से इसमें स्टार्च जो है वो एब्सेंट था, और जब हमने आयोडीन डाला तो कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो कलरलेस ही रहा। तो ये शो करता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट था, इसमें नहीं था, तो जो सलाइवा है, सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज है, एंजाइम है, वो क्या कर देती है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देती है। तो ये अब पूरा जो चैप्टर है, न्यूट्रिशन चैप्टर, यहाँ पे कंप्लीट होता है कि किस तरीके से। अब यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि कुछ डिस्कशंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे।